ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए दरभंगा स्थित महाराजी पुल से टावर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें लगभग 300 लोगों ने भाग लिया। देखिए रिपोर्ट में। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार की शाम दरभंगा के महाराजी पुल से टावर चौक तक स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, तो दूसरी ओर लहेरियासराय के गुदरी बाजार के व्यापारियों ने आत्मघाती हमले के विरोध में अपने प्रतिष्ठान को बंद रखा। इसके अलावा बाकरगंज स्थित डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल के छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर शहीद जवानों को नमन किया। वहीं दूसरी ओर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के समर्थकों ने लहेरियासराय स्थित धरना स्थल पर 2 मिनट मौन रखकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। सभी के सहयोगी से मार्च कैंडल हम लोग निकाले हैं। हमारे भारतीय सेना के ऊपर आक्रमण हुआ, बहुत वीर शहीद हो गए, उनके लिए हम लोग मार्च कैंडल निकाले हैं और हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। और सभी भाइयों बहनों को कहते हैं कि इस मार्च कैंडल सभी जगह सभी लोग निकाले और अपना प्रदर्शन दिखावे और पाकिस्तान को नहीं छोड़ा जाए। पाकिस्तान को कहां से कहां तक जुलूस निकालिएगा? ये जुलूस राम चौक, महाराजी पुल, पंचानाथ मंदिर से निकाली गई है और ये पटेल चौक, बंगलागढ़ और नाका नंबर 2 से सीधे टावर की ओर जाएगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ संगीत कुमार गुप्ता। अटैक में 44 जवान शहीद हुए हैं, उसके विरुद्ध हम लोग आक्रोश हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग आक्रोश हैं और उसे चाहते हैं कि जल्द से जल्द सजा मोदी जी के द्वारा दिया जाए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित हुआ, वार्ड नंबर 7। संघ गुदरी बाजार लहेरियासराय की ओर से आज जो हम अपने सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने का समय निर्धारित किए हैं, इस समय में
जो देश की स्थितियां हैं उसमें कड़ा से कड़ा जवाब हम सरकार से मांग करते हैं कि दे, और वैसी सरकार जवाब दे जो अमेरिका ने लादेन को पाकिस्तान में घुस करके उठाया था, और उसी तरह से बहावलपुर में अजहर मसूद को वही फूल करके भारत में लेकर के आए। और यह मांग हमारी है और ऐसी मांग सदैव रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ये संभलने वाला नहीं है। ये अजहर मसूद जिसको मोहम्मद मुफ्ती के पिताजी थे उन्होंने छोड़ा था, हाईजैक के कारण भारत के हवाई जहाज को हाईजैक किया था, उसी में यह अजहर मसूद को छोड़ा गया था, और आज यह भारत का कट्टर दुश्मन हो चुका है। मैं उस कट्टरता का जवाब उस कट्टरता से देना चाहता हूँ, और पाकिस्तान से उस बहावलपुर में जो छिपा हुआ हिजबुल मोहद्दीन का जो हेडक्वार्टर है उससे उसको उठा करके लाए और भारत में लोगों को दिखाए। यही हमारी मांग है कि हिंदुस्तान के सैनिक लोग 1 साल के अंदर में कितना मरे हैं और कितना मरने जा रहे हैं और कितना मरेंगे। मेरे सैनिक 42 को जो मारे गए उनके श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग 2 बजे का टाइम रखे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह और निवेदन करता हूं, अगर इसका जवाब अगर नहीं दिए प्रधानमंत्री जी तो इसका जवाब भारत का जनता जरूर देगा। इसके लिए हम लोगों को बॉर्डर पर भी जाने का जरूरी पड़ेगा, तो हम लोग बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं और हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस तरह 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के आज़ादी दी थी, उसी तरीका हम लोग पाकिस्तान को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके मैं उसके पाकिस्तान में घुसकर मैं जवाब दूंगा। मैं इसका आग्रह करता हूँ कि हम भारत की जनता से निवेदन करते हैं। यही है जो पुलवामा में जो जवान शहीद हुए उसके सम्मान में हम लोग शोक सभा का आयोजन किए हैं। साथ ही पूरे जेपी सेनानी के द्वारा किया गया जिला यूनिट के द्वारा, साथ ही केंद्र सरकार से भी आग्रह किए हैं कि इस तरह की जो वारदात होती है उसके लिए संसद का सत्र बुलाइए और अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है उसको आतंकवादी देश घोषित करवाइए, संसद से पास कराइए। और साथ ही जो कश्मीर में अलगाववादी हैं उन पर जो अलगाववादी नेता है उन पर जो आप ये भारत सरकार खर्चा कर रही है वह पूरी तरह से बंद किया जाए और उन लोगों को जल्द से जल्द अंदर कर दिया जाए। सैनिकों के साथ कायरतापूर्ण हमला कर उसे मौत की घाट उतार दिया गया, उनको शहीद जो है सो किया गया, इसके संबंध में मैं विरोध जो है सो प्रकट करता हूं और शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि कायरतापूर्ण हमला करने वालों को सख्त से सख्त सजा दिया जाए एवं ऐसे व्यक्तियों को देश में फिर से कोई ऐसी घटना न करे, इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। आज पुलवामा के जम्मू कश्मीर के अंदर पुलवामा ज़िला में जो हमारे सीआरपीएफ का आतंकवादियों ने उनको शहीद कर दिया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए, खासकर उनके परिवार की संवेदना के लिए आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और हम लोग उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे सांसद माननीय पप्पू यादव जी ने तमाम शहीदों को 1-1 लाख रुपए देने का बात कहा है और वो इंशाल्लाह देते आए और अभी भी देंगे। मैं सिर्फ नेताओं से मैं खासकर जो हमारे नेता हैं केंद्र में उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर इतना RDX आया कहाँ, कैसे कश्मीर के अंदर में कि इतने बड़े घटने को अंजाम दे दिया। हमारा खुफिया विभाग बिल्कुल फेल है इसमें और ये मैं चाहूँगा कि जो भी खुफिया विभाग हमारा रहा है या NIA है, उन लोगों को अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि आगे भी ऐसा कोई कदम वो लोग नापाक कदम उठाना चाहें तो वो नहीं उठा सके, उस पर अंकुश लग सके। चाह रहे हैं या फिर इसी तरह का बार बार कैंडल मार्च निकालेंगे? देखिए, बार बार मजबूरी पर कैंडल मार्च निकलता है। आज जन अधिकार पार्टी के तरफ से पप्पू यादव 1-1 लाख रुपया हर मरने वाले को देने का यहाँ पे रुपये का सवाल नहीं है। दूसरा नंबर एक बात, यहाँ पे
पूरे पाकिस्तान देश का डिमांड ये है, पूरा देश का डिमांड है कि जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए, जवाबी कार्रवाई हो, पाकिस्तान को हो, और जनता फुल समर्थन के साथ कोई भी खड़ी है कि किसी तरह पाकिस्तान को मुंह तोड़ 2-3 दिन के अंदर में जवाब दिया जाए, और जो जनता का समर्थन फुल बहुमत के साथ रहेगा। कोई भी जवाब करे, कोई भी सीआरपी, एक सीआरपी 42 सीआरपी 86-87 सीआरपी मारे गए, 78 कैम गाड़ी थी, शहीद हुए हैं, और शहीदों के लिए कुछ नहीं, कोई नेता को बचाने के लिए सब विभाग है, लेकिन सीआरपी के जवानों को, शहीदों को, सेना को बचाने के लिए कोई नहीं है। ताकि हम सिर्फ शोक नहीं मनाएं, हम शोक तब हम तहे दिल से मना सकते हैं उनके लिए, अपने जवानों के लिए। आज में हमारे देश के 40 परिवार अनाथ हो गया, 40 परिवार के बच्चे अनाथ हो गए, 40 बहनें हमारी विधवा हो गई। सोचो कि उस परिवार के बारे में सोचो। तो ये कैंडल जला के हम फोटो खिंचवाने के लिए हम नहीं ये शोक मनाने आए। हम शोक तब हमारा होगा जब हम समाज को उस विकृति से मुक्त कर देंगे, और हम अपने स्वच्छ समाज का निर्माण करके हम, यदि आप कहते हो कि सत्ता में गलत लोग हैं, तो उस सत्ता का परिवर्तन हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, ये बच्चे कर सकते हैं। हम यानी ये बदले हुए बच्चे यदि सत्ता में पहुंच जाएं, तो क्या हम नहीं बदल सकते हैं इन चीज़ों को? हम अपने आप को बदल के, हम सत्ता में अच्छे व्यक्तियों को स्थापित करके हम अपने देश का भविष्य बदल देंगे। और ये तो नहीं वक्त लेने का वक्त, अभी तो वक्त बदला लेने का एक सवाल मैडम, भैया, यदि थप्पड़ किसी ने मारा और हम एक थप्पड़ देके सिर्फ बदला ले ले, ये बदला नहीं है। मैं तो कहती हूँ बदला तो उस समय, बदला तो वो बदला है जो हम उसको दिखा दें कि किस तरह से हम अपने आप को बदल। तू आ मेरे पास, मेरे में इन नहीं कर सकता है, मेरे में टच नहीं कर सकता है, मैं इतना पावरफुल हूँ कि तू मेरे पे मैं टच करने, यदि हमारे देश के व्यक्ति इतने पावरफुल हो जाए, हमारा समाज इतना अच्छा हो जाए, तो वो हमारे समाज में टच करने के लिए, इन करने के लिए उसे सोचना पड़ेगा। जहाँ से वो इन करेगा वहीं मारा जाएगा। अभी सरकार को क्या करना चाहिए? भैया, मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मुझे भी दुख है। मैं उस आर्मी फैमिली से हूँ, मेरे पापा आर्मी में थे, और आज भी मेरे भाई मेरे बहन हैं जो फोर्स में हैं। मैं तो, आप शायद महसूस नहीं कर सकते हैं, आप कैंडल जला सकते हैं, पर मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरे पापा यदि लड़ाई के लिए जाते थे तो किस तरह से हम लोग एक एक पल गिनते थे। एक फ़ोन की घंटी बजती थी तो किस तरह से सोचते थे कि पता नहीं क्या मैसेज आया होगा। स्कूल बाकरगंज परिवार की ओर से शोकाकुल होते हुए शोक सभा का आयोजन किया गया। 2 मिनट का बच्चे मौन धारण रहे। शहीद जो भी सैनिक हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए विद्यालय परिवार शोकाकुल है। पूरे जिला, पूरा राज्य, पूरा देश, सब जगह शोककुल मनाया जा रहा है। सभी काफ़ी शोककुल हैं। जिन्होंने भी ये घटना किया है या करवाया है उन्हें तो अंजाम भुगतना होगा। जो भी किया है बहुत गलत किया है। कितने भी जवान की नई बहू होंगी, कितने की पत्नी की सुहाग गुजर गया, कितने का बच्चे अनाथ हो गए, कितने माँ की गोद खाली हो गई। जो भी शहीद हो गए हैं वो तो वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम देशवासियों का फर्ज बनता है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए सभाएं करें, श्रद्धांजलि दें, और हम लोगों से जो तक बन सके, जहां भी जितना बनेगा करेंगे। कल हमारे बाल संरक्षण पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा की आपातकालीन बैठक हुई, जिस बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला के तमाम निजी विद्यालय संचालक अपने विद्यालय से कैंडल मार्च निकालें, शोक सभा करें। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोमवार को दरभंगा डीएम ने विकास संबंधी बैठक की अध्यक्षता की। अम्बेडकर सभागार में आयोजित बैठक में सभी विभागीय पदाधिकारी शामिल हुए।
चुके थे उनको बताया गया था कि आप ये जो 3 हाइट वाला कुछ नहीं करना है, ये आपको ये पोस्ट जो बनाना है, स्टैंड पोस्ट जो बनाना है, उसका सप्लीमेंट्री बना करके एफिडेविट बना करके और ले लीजिए। और सप्लीमेंट्री के लिए जो पहले 1269 था, बाद में 3-5 हुआ, तो 1269 + 3 15 करके उसको उलझाइए नहीं। 1269 अलग एस्टीमेट था, ये सप्लीमेंट्री एस्टीमेट है। इसको पंचायत लेवल से ही इसको प्रशासनिक स्वीकृति दे करके कार्य कराना था। मेट्रो हॉस्पिटल में पहली बार IVF तकनीक से बच्चे को जन्म दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतान की इच्छुक महिला को दूसरे प्रयास में कामयाबी मिली। इस पूरे प्रकरण के संबंध में मेट्रो हॉस्पिटल की डॉक्टर रूही यास्मीन ने विस्तृत जानकारी दी। आप लोग इसलिए यहाँ बुलाए हैं कि ये बताने के लिए कि आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे यहाँ पहली बार नॉर्थ बिहार में सरोगेट से एक बच्चे का डिलीवरी हुआ है। और जो माता पिता इनकैपेबल थे, असमर्थ थे बच्चा पैदा करने में, अपने संतान सुख की प्राप्त करने में या अपने जीन को चलाने में, जेनेटिक को चलाने में, वो उन्हें आज ये सुख प्राप्त हुआ है कि वो आज अपने जेनेटिक बच्चे को अपने गोद में लिए बैठे हुए हैं। और उनके खुशी का ठिकाना नहीं है। उनकी खुशी को देखकर हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं आज। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी सरोगेसी है क्या। सरोगेसी जो है ऐसे पेरेंट्स के लिए किया जाता है जो पेरेंट्स असमर्थ है अपना बच्चा पैदा करने में। जैसे माँ के बच्चादानी में कोई दिक्कत है, जैसे कि उसके बच्चादानी कभी कभी एनाटॉमिकल डिफेक्ट होता है, ये बच्चादानी हुआ, हाँ ये आधा ही बना है, ये जिनके जेनेटिक होता है बचपन से, या फिर इसके बीच में पर्दा है, या फिर ये है ही नहीं, मुलेरियन डक्ट उसको डिफेक्ट बोलते हैं। तो वैसे में वो अपने बच्चे को अपने वूम में नहीं रख सकती हैं। तो ऐसे हालत में उनको किराए का कोख चाहिए होता है, तो जिससे वो अपने पति का स्पर्म लेकर बच्चा बनाकर IVF के द्वारा उस किराए के कोख में उनके बच्चे को डाल दिया जाता है। और उस जिनके किराए कोख में डाला जाएगा उसको सरोगेट मदर कहा जाता है। और ये जो सरोगेट मदर होती हैं ये 35 साल से कम की होती हैं, 21 से 35 साल की होती है। और ये 9 महीना उनके बच्चे को अपने कोख में कैरी करती है। उनका देखभाल पूरा 9 महीना किया जाता है। और 9 महीने के बाद जब बच्चा जन्म होता है तो ये फिर उस इंटेंडेड पेरेंट्स को दे दिया जाता है बच्चा होते ही। और फिर उसका जो जन्म प्रमाण पत्र बनेगा ये उसके इंटेंडेड पेरेंट्स के नाम से बनेगा। फिर उसको सरोगेट मदर से कोई सरोकार नहीं रहता। ये करने के पहले एक लीगल एग्रीमेंट लॉयर के द्वारा बनता है इंटेंडेड पेरेंट्स और सरोगेट मदर के बीच में। और फिर ये प्रक्रिया 9 महीने का सफ़र शुरू होता है और फिर ये काम किया जाता है। या फिर वो ऐसी माँ जो मेडिकल बहुत सीवियर कोई मेडिकल उसको बीमारी है ना, और वो प्रेगनेंसी नहीं कैरी कर सकती है, उसके हेल्थ पे रिस्क है प्रेगनेंसी कैरी करने में, तो वैसी माँ भी सरोगेट मदर को चूज़ करती हैं। तो सरोगेसी जो है 2 टाइप का होता है, एक ट्रेडिशनल सरोगेसी और एक जेस्टेशनल सरोगेसी। जो हम लोग की है वो ट्रेडिशनल सरोगेसी है। इसमें क्या होता है कि माँ अपना अंडा देने में भी असमर्थ है, किसी कारण से उसका अंडा बनना कम हो गया, उसको प्रीमेच्योर ओवारियन फेल्योर कहते हैं, अंडा बन ही नहीं रहा, ओवारियन रिजर्व खत्म हो गया है। तो इसमें हम लोग डोनर एग लेते हैं। जो यंग लड़की है 21 साल की 22 साल की लड़की, उसके एग को लेकर और जो इंटेंडेड पेरेंट्स है उसके हस्बैंड के स्पर्म को कीड़ा को लेकर IVF के द्वारा बच्चा बनाया गया और फिर सरोगेट मदर के कोख में डाल दिया गया। तो ये इसमें जो है सिर्फ पिता का जेनेटिक आया, माँ का नहीं। हाँ, तो ये इसको हम लोग जेस्टेशनल ये ट्रेडिशनल सरोगेट कहेंगे। और एक ये होता है कि माँ का भी अंडा अच्छा है और पिता का भी स्पर्म अच्छा है, तो दोनों को हम लोग से बच्चा बना के और तब उसको डाल देते हैं सरोगेट मदर में। तो इसमें माता और पिता दोनों का जेनेटिक आ गया बच्चे में, तो इसको हम लोग जेस्टेशनल सरोगेट कहते हैं। तो दोनों टाइप से सरोगेसी किया जाता है। सरोगेसी जो हम लोग सरोगेट मदर होती है, फिर ये बहुत ही स्ट्रेसफुल एक डॉक्टर के लिए जो टीम है उसके लिए पूरा ये सफ़र होता है
क्योंकि जो सरोगेट मदर होती है, एक तो इंटेंडेड पेरेंट्स को इसका लाइफ इंश्योरेंस करवाना होता है, उसको पूरे गारंटी देना होता है उसके घर की सुरक्षा का, उसके बाल बच्चे जो भी है, और उसके हस्बैंड से भी ये एग्रीमेंट लिया जाता है कि माने आपकी पत्नी से हम लोग रखेंगे बच्चे को। और ये पूरे 9 महीने उसके खाने पीने का ख्याल रखना, उसके कपड़े का ख्याल रखना, उसकी जितनी भी दवाई है उस सबका ख्याल रखना, ये होता है पूरे 9 महीने का। और 9 महीने फिर डिलीवरी का उसका कैसे कराना है वो सब कुछ, उसमें पूरा प्रोटेक्शन देना, पूरा मेडिकल उसको ट्रीटमेंट देना, बेनिफिट देना सारे का सारा। और फिर उसके हो जाने के बाद फिर ये बच्चा हैंड ओवर कर दिया जाता है माता पिता को, और उसका जन्म प्रमाण पत्र जो बनेगा बच्चे का वो फिर इंटेंडेड पेरेंट्स के नाम से बनेगा। सरोगेट है क्या? एक सिंपली हम लोग समझ, सरोगेट है जो एक सीधा अल्फाज में किराए की कोख, जो माँ बाप, जो ऐसे माँ बाप जो मेडिकल कंडीशन से या कुछ एनाटॉमिकल कंडीशन से जो बच्चा अपने अंदर नहीं औरत रख सकती है, उन लोगों के लिए किराए की कोख की हम लोग व्यवस्था करते हैं, उसको सरोगेट मदर करते हैं। अभी आप सुने ही होंगे शाहरुख खान का तीसरा बेटा अब्राम, वो सरोगेट है। आमिर खान का बेटा सरोगेट है। अभी एकता कपूर का भी बेटा, वो भी सरोगेट है। अभी जो हमने सरोगेसी किए हैं, ये करीब शादी के 16-17 साल हो गए थे। उनको खुद का किडनी डिजीज़ है, वो था माँ को, जो लेडी है, और एज बहुत हो गया था, उसका बहुत कुछ नहीं हो पा रहा था। बहुत जगह वो इंडिया के बहुत से सेंटर पे गए, बहुत जगह सरोगेट का भी वो कोशिश किए, लेकिन एक्सपेंसिव, कहीं 10 लाख कहीं 12 लाख बताता गया लोग, तो वहाँ नहीं कराए। और उनको लगा कि दरभंगा में मेट्रो एक करीब में हमारे है, तो यहाँ कराते हैं, यहाँ कराएं। और पहली बार में उनको सक्सेस मिला हमको, और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति। नहीं कौन बोला? तो ये पहला मौका है, ये पहला मौका है जो उत्तर बिहार में सरोगेसी के द्वारा बच्चा डिलीवर होता है। इससे पहले सरोगेसी इंडिया में बहुत होता है डिलीवरी। जैसे कि बिहार का, उत्तर बिहार का पहला IVF सेंटर मेट्रो हॉस्पिटल, उसी तरह उत्तर बिहार में पहला सरोगेसी बच्चा जो डिलीवर हुआ। इसके अलावा ढेरों पाइपलाइन में है जो सरोगेसी चल रहा है, कोई 4 महीना, कोई 3 महीना, कोई 5 महीना का बच्चा है, तो ऐसे ही हो रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित चौरंगी को मिथिला पेंटिंग से सजाया जा रहा है। इस कार्य में मिथिलांचल के कलाकारों की सेवा ली जा रही है। काम कर रहे हैं, जिसमें सारे लोग हैं अलग अलग जगह से आए हुए हैं, और मतलब कि यहाँ पे अलग अलग थीम मिला है सबको। सबका जैसे एक ब्लॉक है तो एक ब्लॉक में 3 या 4 आदमी काम कर रहे हैं, सबको अपना अपना थीम मिला गया है। क्या बना रहे हैं इसमें? इसमें स्वयंवर है, झिझिया है, उसके बाद होली का थीम है, छठ का थीम है, यही सब। मिथिला पेंटिंग बना रहे हैं। Yes. कैसा महसूस कर रहे हैं मिथिला पेंटिंग बनाने से आप लोग? कैसा, ये तो हम लोग को कला है जो मतलब तो अच्छा ही लग रहा है करने से। कहाँ पर बना रहे हैं ये मिथिला यूनिवर्सिटी। मिथिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर बना रहे हैं? कैंपस के अंदर चौरंगी पेश है। क्या किन्हीं के द्वारा आप लोग को इसका हर्जाना मिलता है, मजदूरी मिलता है? हाँ, मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंशू ठाकुर। कहाँ से है? फ्रॉम हरुस्वार। हेलो। कहाँ? हरुस्वार। हरुस्वार कहाँ पड़ता है? हरुस्वार हिसार के पास। मिथिला पेंटिंग यूनिवर्सिटी के चौरंगी पे हो रहा है, और यहाँ पे 20 कलाकार लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ पर हर कोई एक थीम मिला हुआ है। होली पे है, श्यामा चक्का पे है, स्वयंवर है, इसमें थीम मिला, और कमरे में बहुत अच्छा भी लग रहा है करने में, अच्छा लग रहा है। सब आदमी अपने अलग अलग जगह से आए हुए हैं और सब मिलकर काम कर रहे हैं। मिथिला पेंटिंग बना करके हम दरभंगा वासियों को क्या दिखाना चाहते हैं? अपने कल्चर को दिखाना चाहते हैं, यहाँ के संस्कार को दिखाना चाह रहे हैं, संस्कृति को दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ का ये रीति रिवाज होता है, उसको दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं दीवारों के द्वारा, और अच्छा भी लग रहा है करके। क्या कितने लोगों का टीम है आप लोग? 20 लोग अभी हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। कहाँ से लोग आए हुए हैं? सब है, दरभंगे की है कोई, लेकिन हर अलग अलग जगह से है आए हुए हैं। क्या नाम है आपका?
किरण कुमारी। प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए बैटरी चालित ई रिक्शा का प्रचलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस कड़ी में एकमी रोड स्थित बिहार ऑटोमोबाइल नाम के शोरूम का उद्घाटन दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त के सचिव विनय कुमार ने फीता काट कर किया। इस मौके पर प्रतिष्ठान के स्वामी मनीष चड्डा समेत अन्य लोग शामिल हुए। शुभकामना देने के लिए हम आए यहाँ पे। शुभारंभ आज से हुआ है। ट्रेड सर्टिफिकेट भी, ट्रेड लाइसेंस भी मिल चुका है, DT ऑफिस में मिलता है, मिल चुका है और अपना गाड़ी लोग खरीदेंगे। और सरकार का है भी कि जो है पोल्यूशन रहित गाड़ी चले अधिक से अधिक, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। सर ई रिक्शा के बारे में तो ट्रैफिक केस भी जो है बताएंगे, इंस्पेक्टर जो है बताएंगे और बहुत अच्छी शुरुआत कही जाएगी। इसमें परमिट की आवश्यकता नहीं होती है इस गाड़ी में, परमिट और जैसे ऑटो में परमिट की आवश्यकता होती है, इसमें परमिट की आवश्यकता नहीं। पोल्यूशन रहित गाड़ी है और इसमें मेंटेनेंस कम है, कॉस्ट कम है और सक्सेस है। एक बार चार्ज करने पर 120 किलोमीटर का माइलेज देगा। रोजगार के लिए बेहतरीन है। और यहाँ चूँकि हम सब कुछ व्यवस्था जो दरभंगा में नहीं था, हम सेल के साथ ओरिजिनल स्पेयर और सर्विस का व्यवस्था किए हैं। तो एक जगह पूरा पैकेज गाड़ी का जो होता है वो सब कुछ, सब सुविधाएं मिलेगा, हर सर्विस मिलेगा और ग्राहक को हम संतुष्ट करेंगे, यह वादा है निश्चित रूप से। आपके यहाँ फाइनेंस का सुविधा है? हाँ, फाइनेंस का सुविधा मिलेगा निश्चित रूप से। क्या नाम हुआ सर? जी, नाम क्या? सच्चिदानंद सिंह। ये वैसे यहाँ मेरे लड़के बैठते हैं, विकास चंद, वो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? रहने वाले हम मुजफ्फरपुर के हैं। किसी भी जिले के अपेक्षा आप देखेंगे तो यहाँ कम है और यहाँ जरूरत है क्योंकि यहाँ टेम्पो सबसे ज़्यादा है दरभंगा में, लेकिन ई रिक्शा कम आ पाया है। अब क्योंकि यहाँ कोई इस तरह के डीलर नहीं थे जो पूरा पैकेज लेकर सेल सर्विस और स्पेयर लेकर आवे, या कोई सेल पॉइंट खोल लिया, कोई कुछ किया, इस तरह चल रहा था। तो हम पूरा पैकेज लेकर आए हैं जिससे सबको सुविधा होगी। और यहाँ मार्केट में आप जस्ट बात देखेंगे कि मार्केट में ये गाड़ी को लोग पसंद करेंगे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामबाग स्थित दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजंती खेड़िया बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुई। स्कूली छात्रों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम ने अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। Welcome
दरभंगा पब्लिक स्कूल रामबाग शाखा का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ जो मुख्य अतिथि के रूप में हमने आमंत्रित किया था श्रीमती वैजयंती खेरिया जी, जो कि मेयर हैं यहाँ पर, और ये लगभग 4 घंटे का पूरा प्रोग्राम है और इसमें करीब 27 आइटम्स हैं। हमने 4 भागों में विभाजित करके रखा हुआ है सारे आइटम्स को। इसमें एक म्यूज़िक है, डांस है, एक ड्रामा है और चौथा कैटेगरी जो हमने इंट्रोड्यूस किया है इस बार वो इनोवेशन, यानी नया आप क्या ऐसा लेकर आ रहे हैं मंच पर जो कि लोगों ने पहले नहीं देखा हो या कॉमनली आपको नज़र नहीं आता है। और जो छोटे बच्चे से लेके जो हमारे यहाँ 8वीं क्लास तक की पढ़ाई है रामबाग की शाखा में, 8वीं क्लास तक के हैं और सब लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। और आप देख रहे हैं कि इसमें मैसेज और मनोरंजन दोनों का एक आपस में पूरा जो बैलेंस होता है, जो संतुलन होता है, वो आपको नज़र आएगा। सर, भाषण में आपका करिकुलम की बात कही आपने, तो वो क्या था, पूरा क्या था करिकुलम की बात आपने कही? मैंने कहा कि जो यूएनओ का रिसर्च है उसमें आने वाले समय में 4 C बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं शिक्षा के परिदृश्य से। पहला C है वो है आपका कम्युनिकेशन, यानी किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं अपनी बातों को, संप्रेषित करते हैं अपनी बातों को। दूसरा C है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी किस तरह से आप सोचते हैं और क्या ओरिजिनल थिंकिंग आपकी है कि नहीं है। तीसरा C है आपका क्रिएटिविटी, यानी सृजनशीलता या रचनात्मकता, यानी दुनिया में जो चीज़ पहले से मौजूद है उसके इधर जाके, उसके आगे जाके कुछ आप नई रचना कर पाते हैं कि नहीं। और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कोलैबोरेशन, यानी सामंजस्य। एक टीम के रूप में आपके काम करने की क्षमता जो है वो किस तरह से शिक्षा के माध्यम से आप विकसित कर पाएंगे। अपना शुभ नाम क्या हुआ सर? विशाल गौरव। क्या है आप? डायरेक्टर हैं स्कूल के। कतिपय मांगों को लेकर संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के 4 शिक्षक विगत 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शिक्षकों का आंदोलन मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर चल रहा है और अभी तक मिथिला विश्वविद्यालय के कोई भी पदाधिकारी ने आंदोलन समाप्त कराने को लेकर कोई पहल नहीं की है। फरवरी 2019 से पद सृजन संबंधी अधिसूचना जारी करवाने के लिए हम लोगों के 4 शिक्षकों द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारंभ किया गया। आज से 3 दिन पूर्व कुल सचिव प्रोक्टर अजीत चौधरी, कला एवं वाणिज्य के निरीक्षक, महाविद्यालय निरीक्षक श्री मोहन मिश्रा जी रजिस्ट्रार चैम्बर में मिलके बैठे और बुलाया गया प्रतिनिधि मंडल को। उन्होंने इस मांग को जायज बताया और जायज बता के पत्र देने संबंधी बात किया, जो आपको 16 तारीख के 4 बजे 1 बजे समझौता हो जाएगा।
16 तारीख के 4 बजे ये दोनों पदाधिकारी आए और दोनों पदाधिकारी ने उस मांग के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी किए। हम लोगों का कहना था जो आप प्रेस विज्ञप्ति जो जारी किए हैं, प्रेस विज्ञप्ति कोई ऑथेंटिक समझौता नहीं हुआ, यही बात पत्र में लिख के आप दीजिए। उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन पीछे हट गया और समझौता नहीं हो रहा है। हम लोगों का मांग है जो विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं वो हम लोगों की जायज माने और आज से इस मांग के अलावा नया मांग हम लोग जोड़े हैं जो मिथिला विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति के कार्यकाल में जितने भी वित्तीय अनियमितता हुए हैं उनकी जांच सीबीआई से कराई जाए। मध्य महाविद्यालय संघर्ष समिति के तत्वावधान में हमरा लोकनि जे ओहिमे अनुशंसित पद पर संबद्ध महाविद्यालय में जे शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छथि हुनकर पद सृजन भ जाय जे न्याय संगत छै। वही न्याय संगत मांग के लेल हम सब विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के समक्ष एहि मांग के समर्थन में LNMU के एहि प्रांगण में बैसल छी, जाहिमे हमर 4 साथी अनशन पर बैसल छथि। आइ ओकर 7म दिन छै, लेकिन एतऽ तऽ मानवीयता मारल गेल छै। जाहि मांग के एतऽ के पदाधिकारी कहलखिन उचित है और ई मांग मानऽ जोगे, हम अहाँके चिट्ठी दऽ देब। आइ मानि लेलहुँ, काल्हि चिट्ठी दऽ देब। काल्हि आबि कऽ जखन अहाँके भेलै हंगामा भेलै तऽ साँझमे आबि कऽ जेकरा देखेलनि है पत्र एकटा मात्र हमरा सबके एकटा झुनझुना देखायल गेल जे अहाँके ई जे है से प्रेस विज्ञप्ति दै छै एकरे मानि कऽ अहाँ सब उठि जाउ। तऽ हमरा लागल जे एकटा पत्र भेटै, हमसब ताहि लेल कंटिन्यू करै छी। जतेक प्रेस विज्ञप्तिमे जे शब्द देल गेल छै ताहिसँ फाजिल शब्द हमरा नहि चाही। एकटा ओकर चिट्ठी बनाकऽ संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के नाम से रिसीव करा देल जैते, हम सब अहाँके अनशन पर से उठ जैतहुँ। कतौ ने कतौ एतऽ के जो माफिया तत्व है से अहाँके ओकरा जे से अहाँके मतलब विरोध कर रहल है, चाहे ओहिमे कतौ व्यवधान पैदा कर रहल है। वही खातिर जे गलत डायरेक्शन में जे ई आंदोलन जा रहल है तैं आंदोलन प्रोलॉन्ग करैए। तो तहन हमर जे राममोहन जी के ई कहब छनि जे तऽ CBI जांच हो, तखन तऽ जहन हमरा पर अहाँ भिड़ब तो हम अहाँके पूरा कुंडली खंगारि देब। आज की खबरें अभी संपन्न हुई। दीजिए विनीता गोगोई टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।